दुनिया के तेल व्यापार का 30% हिस्सा अचानक बंधक बनने की कगार पर है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जिस देश की आक्रामक नीतियों ने इस आग को हवा दी ना, वही अब इस रास्ते की सुरक्षा करने से साफ इनकार कर रहा है। बिल्कुल, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, तो इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारा जो मिशन है वो 3 अप्रैल 2026 के कुछ सबसे अहम समाचारों और संपादकीय लेखों के एक स्टैक को डिकोड करना है। हमारे पास दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान और कुछ बहुत ही शानदार विशेषज्ञ लेख हैं। और मकसद सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, मतलब ये समझना है कि दुनिया के एक कोने में हो रही घटना कैसे हमारे दैनिक जीवन और समाज के ताने बाने को बदल रही है। देखिए, आज का सफर असल में ये समझने के बारे में है कि आज की दुनिया में ना कुछ भी अलग थलग नहीं है। सही बात है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक नीति बदलती है तो उसका असर सीधे तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और फिर हमारे जमीनी स्तर पर पड़ता है। तो चलिए इस वैश्विक भू राजनीति से ही शुरुआत करते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था, उसके बाद से एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकट खड़ा हो गया है। बिल्कुल एक अभूतपूर्व संकट है ये। हाँ, मतलब युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया था। तब उनका सीधा कहना था कि उनका लक्ष्य सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज है। लेकिन अब देखिए, उनके सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि लक्ष्य सिर्फ परमाणु बम बनने से रोकना है। और ये बदलाव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी और नाकों को कायर तक कह डाला। बाप रे! लेकिन इस पूरी आक्रामक बयानबाजी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका होर्मुज जलमार्ग को खुलवाने के लिए कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं करेगा, जो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक है। बिल्कुल। और उनका तर्क क्या है? तर्क ये है कि अमेरिका के पास अपना तेल है। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि मतलब मोहल्ले के सबसे मुख्य चौराहे पर किसी ने आग लगा दी हो और फिर वो अपने घर के वातानुकूलित कमरे में जाकर बैठ जाए, ये कहकर के भाई मेरे पास तो राशन पानी मौजूद है, बाकी पड़ोसी अपनी आग खुद बुझा लें। ये एनोलॉजी काफी सटीक है। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो अमेरिका के नजरिए से देखें, अगर वहां से निकलने वाला तेल चीन, भारत या यूरोप जा रहा है तो अमेरिकी टैक्स पेयर उस रास्ते की सुरक्षा का खर्च क्यों उठाए? ये तो है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ऐसे काम नहीं करती। अमेरिका का विश्व शक्ति होना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी समुद्र में आबाद आवागमन के सिद्धांत पर टिका है। अगर अमेरिका इस जिम्मेदारी से पीछे हटता है तो वो अपना वैश्विक नेतृत्व खो देगा। और शायद यहाँ अमेरिकी मिड टर्म चुनावों का भी दबाव है ना? एकदम सही। चुनाव के दबाव में हम जानते हैं कि अमेरिकी जनता एक और लंबे मध्य पूर्वी युद्ध में नहीं उलझना चाहती, इसलिए वो आक्रामक भाषा बोल रहे हैं ताकि कमजोर ना दिखें, लेकिन असल में सेना भेजने से बच रहे हैं। और इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब हॉर्मुज जलमार्ग कोई छोटी जगह नहीं है, वहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। और ऊपर से ईरान की संसद ने प्रस्ताव दिया है कि वहां से गुजरने वाले जहाजों पर अब टोल लगाया जाएगा और जो देश प्रतिबंध लगाएंगे उनके जहाजों को रोक दिया जाएगा। और आग सिर्फ एक तरफ नहीं लगी है, दूसरी तरफ हुती विद्रोही बाब अल मंदेब जलमार्ग पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं, जहां से करीब 10% व्यापार होता है। बिल्कुल, यानी दोनों मिलकर दुनिया के 30% तेल व्यापार को रोक सकते हैं। अब हालांकि सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ वैकल्पिक रास्ते हैं, जैसे यानबू और फुजैरा पोर्ट, लेकिन वो पूरी दुनिया की जरूरत के लिए नाकाफी हैं। अच्छा, तो जब वैश्विक तेल के चौराहे पर आग लगती है तो जाहिर है उसका धुआं सीधे भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंचता। हाँ, अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुत गहरा होता है। तो आइए समझते हैं कि इस युद्ध ने भारतीय रुपए का क्या हाल किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के आंकड़े थोड़े डराने वाले हैं। मार्च में रुपया डॉलर के मुकाबले 4% से अधिक गिरा। और पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में इसमें 10% की भारी गिरावट आई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2025 में लगभग 19 अरब डॉलर के शेयर बेचे। इसके अलावा अप्रैल से दिसंबर 2025 में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स घाटा था वो 30 अरब डॉलर से भी अधिक रहा। यानी डॉलर तेजी से देश से बाहर जा रहा है। हाँ, तो इस गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक को क्या-क्या कदम उठाने पड़े? देखिए, आरबीआई को काफी आक्रामक होना पड़ा। उन्होंने बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में दैनिक शुद्ध ओपन पोजीशन की सीमा 10 करोड़ डॉलर तय कर दी और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स
यानी एनडीडीसी की पेशकश पर पूरी तरह रोक लगा दी। ये एनडीडीसी वाला पॉइंट थोड़ा जटिल है, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। बिल्कुल, बताइए। तो मतलब एनडीडीसी मूल रूप से मुद्रा के भविष्य पर सट्टा लगाने जैसा है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी स्वस्थ और सुरक्षित बैंक के बाहर कुछ लोग जमा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बैंक डूबने वाला है। अफवाह फैलाने लगे। हाँ, भले ही बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक हो, लेकिन ये सुनकर आम लोग घबरा जाएंगे, अपना पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उस घबराहट में बैंक सच में डूब जाएगा। बिल्कुल, इसे ही फाइनेंस में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। हाँ, तो विदेशी बाजारों में बैठे सट्टेबाज रुपए के भविष्य पर शर्त लगा रहे थे कि ये और गिरेगा। आरबीआई ने सट्टेबाजी को रोकने के लिए बाजार से ये सट्टेबाजी के चिप्स ही हटा दिए हैं। सही कहा। आरबीआई के लिए इस चक्र को तोड़ना सबसे पहली प्राथमिकता थी। लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? 40 मुद्राओं वाले एक सूचकांक के अनुसार भारतीय रुपया वास्तव में अभी भी करीब 6% अवमूल्यित यानी अंडर वैल्यूड है। अब आमतौर पर लगता है कि रुपए का गिरना हमेशा बुरा होता है। जाहिर है, महंगाई बढ़ती है। हाँ, अल्पकाल में तेल की कीमतें महंगाई बढ़ाएंगी, लेकिन लंबी अवधि में एक अंडर वैल्यूड रुपया भारतीय निर्यातकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, क्योंकि उनका सामान वैश्विक बाजार में सस्ता हो जाता है और जैसे ही ये युद्ध शांत होगा, यही सस्ता रुपया विदेशी निवेशकों को वापस आकर्षित कर सकता है, क्योंकि भारतीय संपत्तियां उनके लिए सस्ती हो जाएंगी। ओह, तो मतलब जो स्थिति आज संकट लग रही है वो शायद भविष्य के लिए एक मौका भी बन सकती है। मैं अनुराग बिहर का एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख छपा है, उसमें बताया गया है कि कंपनियों को निर्माण स्थलों पर हमेशा मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और ठेकेदार इसके लिए कई तरह के बहाने बनाते हैं। हाँ, वो 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला तो ये कि काम बहुत कठिन है, इसलिए मजदूर अपने बच्चों को इस पेशे में नहीं लाना चाहते, जो कि कुछ हद तक सच भी है। दूसरा कारण वो ये देते हैं कि सरकारी कल्याणकारी योजनाएं इतनी ज्यादा हैं, जैसे मुफ्त राशन या शिक्षा और पेंशन, कि मजदूर घर बैठे ही अपनी आय का 60 से 70% पा लेते हैं। और तीसरा कारण वो त्योहारों और चुनावों को बताते हैं कि मजदूर गांव जाते हैं तो लौटते नहीं। लेकिन देखिए, हम अक्सर बड़ी आसानी से कल्याणकारी योजनाओं पर दोष मढ़ देते हैं कि वो लोगों को आलसी बना रही हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मजदूर अपनी गरीबी की कीमत पर कंपनियों का मुनाफा बढ़ाएं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और लेख का मुख्य तर्क भी यही है कि असली समस्या सरकारी योजनाएं नहीं है, बल्कि कम मजदूरी है। बिल्कुल। 80% अकुशल मजदूरों को सिर्फ 600 से 700 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, यानी महीने के करीब 15,000 रुपए। बाप रे, आज की महंगाई में 15,000? और इसमें उन्हें खुद का शहर, गांव का खर्च और गांव में परिवार का भरण पोषण दोनों करना होता है। ये गणितीय रूप से ही असंभव है। तो असल में ये कॉर्पोरेट जगत की एक चाल है। बिल्कुल। पूंजीवाद अपनी कमियों को छिपाने के लिए अक्सर सिस्टम या सरकारी योजनाओं को दोष देता है। मजदूर आलसी नहीं हुए हैं, वे बस शोषण से बचना चाहते हैं। आय का समान वितरण ही इस समस्या का एकमात्र ठोस समाधान है। सही बात है। जब सिस्टम में जवाबदेही कम होती है तो उसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, वो कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है। प्रशासन पर इसका सीधा असर दिखता है। हाँ, तो आइए देखते हैं कि चुनाव के दौरान प्रशासनिक जवाबदेही का क्या हाल है। दैनिक जागरण के एक संपादकीय ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की एक बहुत ही गंभीर घटना पर ध्यान खींचा है। मालदा की घटना सच में चौंकाने वाली थी। वहां मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों को, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल थीं, घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। और स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सख्त आदेश देकर उन्हें छुड़वाना पड़ा। सोचिए, देश की सर्वोच्च अदालत को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और सीबीआई या एनआईए से जांच के निर्देश दिए हैं। अब देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव के कारण उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं और सब चुनाव आयोग के हाथ में है। वहीं संपादकीय का दावा है कि राज्य प्रशासन का पूरी तरह राजनीतिकरण हो चुका है और जो लोग बंधक बनाने वाले थे वो कोई शुद्ध वोटर नहीं थे, बल्कि सत्ताधारी दल के एजेंट थे। देखिए, राजनीतिक दावे अपनी जगह हैं, लेकिन ये घटना एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। वो क्या? तथ्य ये है कि चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ड्यूटी कर रहे न्यायिक अधिकारियों को बचाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दखल देना पड़े, ये कानून व्यवस्था के चरमराने का एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल।
एक तरह से स्थानीय पुलिस पूरी तरह मुख्य दर्शक बनी रही। हाँ, और ये राज्य प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं जैसे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच चुनावों के दौरान होने वाले टकराव को भी दर्शाता है। जब संस्थाएं कमजोर होती हैं तो इस तरह की अराजकता फैलती है। एकदम सही। खैर, हमने अब तक भू राजनीतिक सीमाओं, आर्थिक सीमाओं और प्रशासनिक अधिकारों की बात की, लेकिन अब एक ऐसी बहस पर चलते हैं जो मानवीय पहचान की ही सीमाओं को चुनौती दे रही है। ये शायद आज के समय का सबसे जटिल विषय है। विकास सारस्वत का एक लेख है जो ट्रांसजेंडर कानून और न्यू लेफ्ट यानी नव वामपंथ की विचारधारा के बीच के टकराव पर बात करता है। हाँ, ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या है वो बदलाव? अब किसी को जबरन ट्रांसजेंडर दर्शाने या उससे भीख मंगवाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है, और अगर बच्चों का शोषण होता है तो आजीवन कारावास हो सकता है। सतह पर देखने पर तो ये बहुत ही प्रगतिशील और जरूरी कानून लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसका भारी विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि नया बिल स्वानुभूत लिंग पहचान यानी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के बजाय मेडिकल सत्यापन या मेडिकल वेरिफिकेशन की मांग करता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रसिद्ध नालसा जजमेंट था वो तो स्वानुभूति पर आधारित था ना, कि व्यक्ति खुद तय करेगा। बिल्कुल, और यहीं पर लेख न्यू लेफ्ट विचारधारा की तीखी आलोचना करता है। जूडिथ बटलर, विल्हेम राइख और शुलामित फायरस्टोन जैसे विचारकों का जिक्र है जो जेंडर फ्लूइडिटी की बात करते हैं। हाँ, और जैविक लिंग यानी बायोलॉजिकल सेक्स के उन्मूलन की बात करते हैं। पश्चिमी देशों में सर्वनामों या प्रोनाउंस को लेकर जो बहस है वो इसी का हिस्सा है। तो मतलब इन सब का क्या निष्कर्ष निकलता है? एक तरफ हमारे पास एक सख्त कानूनी ढांचा है जो एक शोषित वर्ग को मानव तस्करी या शोषण से बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ एक वैश्विक वैचारिक आंदोलन है जो जैविक और मेडिकल परिभाषाओं को ही बदलना चाहता है। देखिए, अगर हम इसे निष्पक्षता से देखें तो ये दरअसल भावनाओं बनाम तथ्यों की बहस है। न्यू लेफ्ट व्यक्तिगत स्वायत्ता की बात करता है, लेकिन सरकार का तर्क है कि बिल वास्तविक ट्रांसजेंडर समाज के हितों के लिए है। हाँ, जैसे लेख में केरल की पहली ट्रांसजेंडर रेडियो जॉकी अनन्या कुमारी एलेक्स की आत्महत्या का उदाहरण दिया गया है, जो एक गलत सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी का परिणाम था। ये दिखाता है कि जेंडर सिर्फ एक वैचारिक चीज नहीं है, इसकी कठोर मेडिकल वास्तविकताएं हैं। इसलिए कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शोषण से सुरक्षा के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि मेडिकल सत्यापन के जरिए तस्करी और शोषण को रोका जा सके। ये सच में बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। खैर, आज के इस डीप डाइव को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि दुनिया कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, हर एक चीज का प्रभाव दूसरी चीज पर पड़ रहा है। होर्मुज़ जलमार्ग के तनाव से लेकर गिरते रुपए तक, मालदा की कानून व्यवस्था से लेकर निर्माण मजदूरों की दिहाड़ी तक, और जेंडर की परिभाषाओं से लेकर वैश्विक विचारधाराओं तक, हर जगह पुराने नियम टूट रहे हैं और नए मानक तय हो रहे हैं। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के विचार के लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। एक ऐसी दुनिया में जहां वैश्विक व्यापार मार्ग, वित्तीय बाजार, राजनीतिक जवाबदेही और यहाँ तक कि मानवीय पहचान की परिभाषा भी लगातार बदल रही है, वहां स्थिरता यानी स्टेबिलिटी का असली मतलब क्या रह गया है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां लगातार बदलाव को स्वीकार करना और उसके अनुकूल खुद को ढालना ही सुरक्षा की एकमात्र गारंटी है? मुझे तो यही लगता है। तो इस बौद्धिक सफर में शामिल होने और हमारे साथ गहराई में जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।